Hello, 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 hello. Okay, so the thing we are going to start today is Charak Chikitsa 1, which is Rasayan Chikitsa. Now, when we say Rasayan, this is actually this is not something which is treating a disease. Okay, if everybody remembers, in first year we had learned that the prayojan of Ayurveda was स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः और आतुरस्य विकार प्रशमनम. सो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब जो स्वस्थ आदमी है उसका स्वास्थ्य बनाए रखना. और सेकंड प्रयोजन है आतुरस्य व्याधि प्रशमन मतलब जो आर्त या रुग्ण है उसकी व्याधि को कम करना. तो आयुर्वेद का सबसे मेन प्रयोजन तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में, जो स्वस्थ है उसे स्वस्थ रखना. तो रसायन चिकित्सा जो है ये पहले प्रयोजन में ज्यादा उपयोगी होती है. रसायन चिकित्सा शरीर को व्याधियों से दूर रखती है. तो यू कैन कंपेयर रसायन चिकित्सा जस्ट लाइक योर इम्यूनिटी. अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको व्याधियां नहीं होंगी. मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूं कि 10 लोग पानी पूरी खाते हैं हमारे कॉलेज के बाहर, जो पानी पूरी वाला है उसके पास, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही लोगों को जुलाब होते हैं, बाकी 8 लोगों को जुलाब नहीं होते. तो अगर उस पानी पूरी में कोई ऐसी चीज है, अगर मतलब सामान्य भाषा में कहा जाए तो अगर उसमें कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है तो वो पानी मतलब 10 के 10 लोगों ने लिया है तो फिर उनको उनमें से 8 ही लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ, 2 लोगों को क्यों जुलाब हुआ. तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि योर बॉडी इम्यूनिटी हैज मैनेज्ड, हैज किल्ड, हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया वायरल इन्फेस्टेशन इनसाइड योरसेल्फ. अब does immunity only have to take control over infections? No. There are a lot of things, lot of functions which immunity does. Immunity basically means to make normal in the body which is not normal. ओके, हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, सबके बॉडी में होते हैं. इट इज द इम्यूनिटी विच लुक्स आउट विच सेल इज कैंसरस एंड goes in and eats it up or takes it up. हमारे सबके बॉडी में
मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं. तो इट इज this immune system which has a way to collect and discharge those metabolic waste, collect, उसके बाद डीनेचर और डिस्चार्ज. जो लोग भी शराब पीते हैं वो शराब, दैट इज ऑल्सो what it is a poison. So when you drink, the alcohol gets absorbed from the stomach, it goes into the liver. है ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर में बोला दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है. तो बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल हैपन्स इन द लिवर. तो इट स्टार्ट्स गोइंग इन द लिवर. लिवर में अल्कोहल से अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है. ये अल्डिहाइड फिर किडनी में लेके, मतलब किडनी में ले जाते हैं और किडनी से वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है. So this mechanism is also a part of immunity. So what immunity means? Immunity means ऊपर ऊपर, हाँ, general. Immunity means a lot of things. But first, immunity means taking control of. Sorry, क्या खुल गया ये? Immunity means taking control of the infections in your body. Immunity means taking out the metabolic waste products in your body. Immunity means maintaining status quo in the body. Maintaining status quo मतलब जो अच्छा है उसे अच्छा रहने दो, जो बुरा है उसे बढ़ने नहीं दो. जैसे हमने कैंसर वाले सेल्स देखे. तो ईच ऑफ अस हैज कैंसर सेल्स, बट इम्यूनिटी इज द थिंग बिकॉज ऑफ विच वी डोंट गेट कैंसर. बहुत सारे एरियाज में tuberculosis is very rampant, and tuberculosis के it is estimated that Bombay has 200 tuberculosis bacteria per 1 square foot of air which we breathe. तो 1 स्क्वायर फुट में ट्यूबरकुलोसिस के 200 बैक्टीरिया हैं. तो फिर बम्बई में रहने वालों को ट्यूबरकुलोसिस क्यों नहीं होता, या सबको ट्यूबरकुलोसिस क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के भले वो 200 जंतु वो लोग अंदर ले रहे हैं, लेकिन तुरंत ही उनको आइडेंटिफाई करके डब्ल्यूबीसी जो है वो खा जाते हैं या नुकसान कर देते हैं, और खाने के बाद वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसीलिए आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती. इम्यूनिटी का एक बढ़िया सा ये बताना ये है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो तो आपके डब्ल्यूबीसीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का जो स्पोर है, वो स्पोर डब्ल्यूबीसीज डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते. ठीक है, डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते. तो फिर वो क्या करते हैं डब्ल्यूबीसीज कि उस स्पोर को निगल के रख देते हैं और धीरे 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 पचाते रहते हैं, या तो राह देखते रहते हैं कि ये स्पोर जब फूट के बैक्टीरिया बाहर आएगा तब मैं तुरंत उसको डाइजेस्ट कर दूंगा. एंड इट मे टेक अप टू 20 years फॉर द स्पोर टू मैच्योर. तो डब्ल्यूबीसी तो बेचारा 120 दिन जीने वाला है. तो एक डब्ल्यूबीसी उस स्पोर को दूसरे डब्ल्यूबीसी को हैंड ओवर करके जाता है कि अब तुम्हारे हथवाले वतन साथियों, और दूसरा डब्ल्यूबीसी उसको 120 दिन और ये करता है. फिर 120 दिन के बाद वो तीसरे को हैंड ओवर करके जाता है कि छोड़ना नहीं. ठीक है. सो दिस इज हाउ योर इम्यूनिटी वर्क्स. सो द फर्स्ट इज infection, the second is maintaining status quo, the third is taking out metabolic wastes. taking out metabolic waste. आप बहुत भागे हैं, भागने के बाद आपके मसल्स में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत हो गया,
ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के बाद आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड का उतना रीच नहीं हुआ। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन रीच नहीं हुआ तो क्रेब्स साइकिल पूरा नहीं हुआ। क्रेब्स साइकिल ये अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको जो भी एग्जांपल है, बिकॉज यू हैव रेड क्रेब साइकिल्स इन फर्स्ट ईयर। तो क्रेब साइकिल पूरा नहीं हुआ तो व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल? लैक्टिक एसिड। तो lactic acid starts building up in the muscle cells. So this lactic acid goes away after blood and lymph collects it and takes it away to the liver again to metabolize. So when this happens during rest or this happens during sleep. So that is also a part of immunity. ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो ब्लड में कैल्शियम डिपोजिशन होना चाहिए, ब्लड में नहीं, बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन होना चाहिए, वो ठीक तरह से नहीं होता। बोन्स के जो पोर्स हैं वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट नहीं आते, तो इसीलिए वो पोर्स बढ़ते जाते हैं, अस्थि सौशीर्य आना चालू हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी। और पॉइजन शरीर से बाहर निकालना, भले वो डेलिबरेटली लिया हुआ है या इनडेलिबरेटली लिया हुआ है। डेलिबरेटली लिया हुआ पॉइजन मतलब जैसे मुझे किसी लड़की ने बोल दिया कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, और मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं गया कलोल की केमिस्ट से, मैंने बेगॉन स्प्रे ले लिया और मस्त उसको एक ग्लास में डाल के गटा गट पी लिया। दैट इज डेलिबरेट पॉइजनिंग। व्हाट इज इनडेलिबरेट पॉइजनिंग? मतलब गलती से लिया गया। जैसे मैंने कोई फ्रूट ले लिया, उस फ्रूट पे कोई पेस्टिसाइड है, तो वो पेस्टिसाइड अगर मैं खा रहा हूँ जो मेरे शरीर को नुकसान कारक है, तो डेट इज इनडेलिबरेट पॉइजनिंग। ठीक है। तो पॉइजनिंग में डेलिबरेट और इनडेलिबरेट दोनों, इसमें भी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। अगर आपका लिवर मजबूत रहेगा तो आप उस पॉइजन को मेटाबोलाइज कर सकते हो। ठीक है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गिविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। आपको मच्छर काटता है, तुरंत वहां पर एक आउटग्रोथ आता है स्किन पे। वो आउटग्रोथ क्यों आता है? आउटग्रोथ इसलिए आता है क्योंकि मच्छर ने जो आपके शरीर में डाला है वो शरीर में नहीं फैले। अगर दैट इज द केस विद कोरोना वायरस व्हिच इज गोइंग अराउंड टुडे आल्सो। What happens is the immunity is hyperactive. Immunity is hyperactive. So कोरोना वायरस जाके लंग्स में, इस प्रकार लंग्स में या जहां जहां भी वो रिसेप्टर्स हैं वहां पर जाके उस रिसेप्टर को गुदगुदी कर देता है, इरिटेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिवेट किया हुआ रिसेप्टर बॉडी में बाकी जगह क्या फैलाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो जोरों शोरों में WBCs वहां आ जाते हैं और एक हिस्टामिन रिस्पॉन्स वहां पर पेश किया जाता है, जिससे लंग्स में बहुत सारी सूजन हो जाती है। सूजन होने की वजह से पानी भरना चालू हो जाता है, या बिना पानी भरे भी लंग्स में सूजन आ जाती है तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे डिस्निया हो जाता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कोरोना वायरस। तो इसीलिए योर इम्यूनिटी शुड बी ट्रेन्ड, इट शुड नो व्हेन टू रिएक्ट, व्हेन नॉट टू रिएक्ट, इट शुड बी प्रोएक्टिव, it should function normally, it should function 24 hours a day। ये सभी चीजें ठीक तरह से हो, इसीलिए रसायन चिकित्सा दी जाती है। आई पर्टिकुलरली डायरेक्टली कोरिलेट रसायन चिकित्सा टू इम्यूनिटी। यहां पर एक और चीज है कि उम्र बढ़ जाना is also due to lack of immunity, because what is the root cause of aging? Root cause of aging is ऑक्सीजन डैमेज। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नाम लिया जाता है जब भी एजिंग का बात चलता है।
तो व्हाट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नाम लिया जाता है. व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज that nascent oxygen which is released in the blood, or that nascent oxygen which attacks the cell and causes it to deteriorate. तो ये nascent oxygen नहीं होगा तो सेल डिटीरियोरेशन नहीं होगा. सेल डिटीरियोरेशन नहीं होगा तो सेल बूढ़ा होते नहीं जाएगा. अगर आपका सेल बूढ़ा नहीं हो रहा है तो आप भी बूढ़ा नहीं होंगे. ठीक है. तो डिटीरियोरेशन इज ऑल्सो ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, जो भी रसायन से है. ठीक है. रसायन में अलग अलग जो द्रव्य बताए गए हैं वो द्रव्य कैसे हैं? देखो, जैसे आंवला है, हरितकी है. These are very rich in vitamins, minerals, particularly vitamin C. Vitamin C is a very nice antioxidant. तो इसीलिए इन चीजों का वार्धक्य को हटाने के लिए भी यूज होता है. वार्धक्य को हटाने के लिए भी यूज होता है. तो इस अध्याय में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? इस अध्याय में हम रसायन का मतलब पढ़ेंगे, जिसका मॉडर्न एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया. आयुर्वेदिक एस्पेक्ट हमको डिस्कस करना है. हम रसायन द्रव्य पढ़ेंगे, कौन कौन से द्रव्य रसायन है. जैसे अमल की है, हरितकी है, भल्लातक है. उनके योग पढ़ेंगे. उनके योग मतलब उनसे कौन कौन सी दवाइयां बनती हैं और वो कैसे बनती है. बेसिकली रसायन अध्याय को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अभयामलकीय रसायन पाद इज द फर्स्ट पार्ट. प्राणकामीय रसायन पाद इज द सेकेंड पार्ट. कर प्रचितीय रसायन पाद इज द थर्ड पार्ट. आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद इज द फोर्थ पार्ट. नाउ जस्ट एज पिछली बार आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, मतलब लास्ट ईयर आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, तो दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड चेंजिंग माय स्लाइड्स अ लिटिल बिट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय चेंजिंग माय स्लाइड्स? मैंने ये सोचा है कि लास्ट टाइम तक आई यूज्ड टू टीच एवरी पार्ट ऑफ द संहिता. लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, तो संहिता में कुछ पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं क्लिनिकली, कुछ पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं एकेडमिकली, और कुछ पार्ट होते हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते. उसके दो कारण हैं. या तो वो आउटडेट हो गए और इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उनमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है. तो ये 3 पार्ट के इन्होंने 4 में डिवाइड किया है, मैंने संहिता 3 पार्ट में डिवाइड किया. तो ये 3 पार्ट में हमने क्या किया, पहला और दूसरा पार्ट रख दिया और तीसरा पार्ट छोड़ दिया. पहले पार्ट को, तीसरा पार्ट छोड़ने का फायदा क्या होगा कि हम पहले और दूसरे पार्ट को ज्यादा डिटेल कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम में आने वाली जो चीजें हैं लॉन्ग आंसर में, उनके ऊपर हम ज्यादा डिटेल करेंगे, उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे. क्या क्या लिख सकते हैं वो फोकस करके हम डिस्कस करके एकेडमिक्स कवर करेंगे. क्लिनिकल पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से शोक आपको याद चाहिए, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे. उनका एप्लीकेशन देखेंगे कि आज की तारीख में इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है. तो these 2 parts will be taking in detail. The other part we will not be even touching, कारण वो ना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है ना एकेडमिकली सिग्निफिकेंट है. यस, बट whenever you are reading the chapter, it is your responsibility to read the part. How will you know the part? सिंपल है, वो पार्ट प्रेजेंटेशंस में नहीं होगा. ठीक है, बहुत सारे नहीं, कहीं 4, कहीं 8, कहीं 2 ऐसे श्लोक हैं, वो भी मतलब यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, एक साथ नहीं आते. तो वो पार्ट आपको पढ़ना है, और अगर उस पार्ट में से कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, so this is how we are going to study. So what is not there in the presentation is not important.
whatever shlok is there in the presentation is important, and try to by heart as many as possible. Try to by heart as many as possible. That is how we are going to start and study this year. Okay, so what we will do is, first we have 39 people. We will take the attendance. So here is the link for the attendance. Kindly go and give it and come back. Okay, till then we start with the next part. The first part of Rasayan Adhyay, that is अभयामलकीय रसायन पाठ. नाउ अभयामलकीय का मतलब क्या है? अभया मतलब हरितकी, मतलब हरड़ा, मतलब गुजराती में हरड़. तो अभया मतलब हरड़, आमलकी मतलब आमलकी मतलब आंवला, मतलब शायद गुजराती में आंवलो. ठीक है, तो अभयामलकीय रसायन अध्याय में अभया रसायन पाद में अभया और आमलकी इन दोनों के अलग अलग रसायन योग दिए हैं. साथ ही साथ अभया और मतलब ये दोनों के रसायन योग दिए हुए हैं. साथ ही साथ रसायन का महत्व, वाजीकरण के कार्य, रसायन के कार्य और रसायन के प्रकार, ये भी अभयामलकीय रसायन पाद में दिए हुए हैं. तो क्या क्या दिया हुआ है? एक, रसायन की निरुक्ति कार्य, वाजीकरण की निरुक्ति कार्य. तीसरा, रसायन के प्रकार. और चौथा, अभया और आमलकी के रसायन योग. ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है इस चैप्टर में? आधा चैप्टर, सॉरी आधा, हाँ बोलो बोलो बोलो. Okay, so probably nobody has any doubts, so we move to the अभयामलकीय रसायन पाद. अभयामलकीय रसायन पाद में उन्होंने सबसे पहले बताया कि भेषज के पर्याय क्या है. भेषज मतलब द ड्रग और द औषध. तो भेषज के पर्याय उन्होंने बताया, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, विद्यात भेषज नामानी. मतलब विद्यात मतलब जानिए भेषज के नाम. विद्यात भेषज नामानी, जानिए भेषज के नाम. क्या क्या है भेषज के नाम? चिकित्सितम. चिकित्सितम क्यों? क्योंकि वो चिकित्सा में यूज होता है इसलिए. व्याधिहरम, व्याधिहरम क्यों? क्योंकि उससे व्याधि हर जाती है. जैसे हम भगवान को बोलते हैं दुख हर. दुख हर मतलब दुख को दूर करने वाला. तो वैसे ही ये व्याधि हर है, व्याधि को दूर करने वाला. पथ्यम, पथ्यम, पथ्य का मतलब है पथो अनत पेतम पथ्यम. मतलब किसी आदमी को या किसी चीज को अपने पथ से निर्गमित होने नहीं दे. तो जो अपने पथ पे चीजों को चलाने के लिए यूज होता है, जैसे स्रोतस है, तो स्रोतस में कोई विध नहीं होता या स्रोतस में कोई तकलीफ नहीं होती रसायन लेने से या रसायन या भेषज लेने से. तो स्रोतसों की ठीक तरह से देखभाल करने वाला पथ्य है. साधनम, साधनम मतलब साधन मतलब अब जैसे मुझे ये कलोल से अहमदाबाद जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जाने आने का साधन ढूंढता हूँ. मेरा कोई दोस्त जाने वाला है, कोई रिक्शा जाने वाला है. कलोल से अहमदाबाद तक बहुत शेयर रिक्शाएं चलती है.
ठीक है, द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मैं साधन ढूंढते रहता हूँ, साधन इज समथिंग बाय विच आई कैन डू द वर्क। तो साधन ढूंढते रहता हूँ, तो इसीलिए चिकित्सा का भी साधन, ओ सॉरी, चिकित्सा का भी साधन जो है वो भेषज है। औषध, औषध मतलब जो अलग अलग प्रकार के औषधि आदि झाड़ से निर्मित किया जाता है वो औषध है। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त मतलब मैंने कोई पाप किया हुआ है, उसको धोने के लिए मैं जो भी करता हूं उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। मतलब टू रब ऑफ एनी एक्शन डन, टू रब ऑफ एनी एक्शन डन, व्हाट इज डन इज प्रायश्चित्त। पंडित जी बार बार बोलते हैं सर प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, प्रायश्चित्त करो। So what is that? To ward off the effects of something which is previously done is प्रायश्चित्त। किसी की हुई चीज के क्या कहते हैं उसको, इफेक्ट्स को दूर करने के लिए जो किया जाता है वो प्रायश्चित्त है। तो आपने हेतु किया हुआ है, हेतु से ही रोग आया हुआ है, तो उस रोग के, उस हेतु के इफेक्ट को दूर करने के लिए जो किया जाता है वो प्रायश्चित्त है। इसीलिए भेषज का एक पर्याय प्रायश्चित्त भी है। प्रशमनम, प्रशमनम मतलब दोष प्रशमनम, दोष को प्रशमन करने वाला। उसके बाद प्रकृति स्थापनम, प्रकृति स्थापन मतलब नॉर्मल सी को मेंटेन करने वाला, नॉर्मल सी को मेंटेन करने वाला। अब देखो रसायन जो है वो नॉर्मल सी को मेंटेन करता है, तो इसीलिए प्रकृति स्थापन ये जो है ये रसायन कार्य करता है। हितम, हितम मतलब अगर प्रकृति ठीक है तो ठीक रखने वाला। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हितकर भोजन लेना चाहिए, हितकर जगह पे सोना चाहिए, हितकर सीजन्स के हिसाब से चेंज होना चाहिए। दिनचर्या और ऋतुचर्या किसके ऊपर है, पूरा हित के ऊपर है। तो वैसे ही भेषज आपके शरीर को हितकर इफेक्ट्स देता है। तो दीज आर द भेषज के पर्याय, दीज माइट कम फॉर 5 मार्क्स। अगर 5 मार्क के लिए आए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द श्लोक and you have to explain each word on how you are going to how that word means. You can also write the reference of the श्लोक कि ये जो श्लोक है ये कहाँ आया है। तो इसको कैसे लिखना है, व्याधिहर डैश, नीचे वाली लाइन पे व्याधि का हरण करने वाला, नीचे वाली लाइन में या व्याधि को दूर करने वाला। दो सेम मीनिंग वाले सेंटेंसेस हैं लेकिन वर्ड्स अलग हैं। नीचे वाली लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमको एसिडिटी है और हमारे पेट में ज्यादा जलन हो रही है तो हम प्रवाल जैसे कोई चीज या कोई शीतवीर्य वाली चीज या कोई मधुर रस वाली चीज ले लेते हैं जिससे वहां पर एसिडिटी की चिकित्सा हो जाती है या एसिडिटी हरण हो जाती है। तो इसीलिए वो भेषज व्याधिहर होने की वजह से भेषज का व्याधिहर पर्याय है। देखो एक वर्ड है व्याधिहर, मैंने कितने लाइन लिखे, 6 लाइन लिखे उसके ऊपर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्लावर, एम फ्लावर मतलब किसी चीज को बड़ा करना कैसे करना है वो इस प्रकार से करना है। तो एक वर्ड के ऊपर मैंने 6 लाइन लिखे, दैट इज व्हाट इज सूत्र। सूत्र मतलब क्या है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम असतो भनम अवद्यम च सूत्रम सूत्रो विदो विदु। एक एक वर्ड को घुमा फिरा के फुला फुला के उससे इंफॉर्मेशन निकालना इस सूत्र। तो ये जो दिया गया है हमको सूत्र है, एग्जाम में हमको क्या करना है, बस सूत्र का इंफॉर्मेशन निकाल के पेश करना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट भेषज इज। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज भेषज के प्रकार।
भेषज के कितने प्रकार? भेषजम द्विविधम च तत्, भेषज के 2 प्रकार। स्वास्थ्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुन, मतलब भेषज का एक प्रकार जो है वो प्रकृति स्थापन हितम वाला ज्यादा फोकस करता है, और भेषज का दूसरा प्रकार जो है वो व्याधिहरम चिकित्सितम आर्तस्य, सॉरी, व्याधिहरम चिकित्सितम, उसके बाद साधनम प्रायश्चित्तम प्रशमनम, इस पे ज्यादा फोकस करता है। स्वस्थ्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत, मतलब एक पार्ट जो है भेषज का वो स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाता है, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाता है या स्वास्थ्य और ओज को बढ़ाता है, और दूसरा पार्ट जो है भेषज का वो आर्त में, आर्त मतलब रोगी, आर्त में रोग को कम करता है या रोग को शरीर से निकाल देता है। तो स्वस्थ ऊर्जस्करम यत्तु तद वृक्षम तद रसायनम। तो अब पहले पार्ट को उन्होंने ले लिया। पहले क्या किया उन्होंने, रुको मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं कुछ लिखूं। तो पहले पार्ट में उन्होंने भेषज को पहले पार्ट में उन्होंने भेषज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज स्वस्थ ऊर्जस्कर एंड वन इज आर्तस्य रोगनुत या व्याधि प्रशमन करने वाला। फिर उन्होंने स्वस्थ ऊर्जस्कर को वापिस से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्वस्थ ऊर्जस्करम यत्तु तद वृक्षम तद रसायनम। तो स्वस्थ ऊर्जस्कर को उन्होंने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तद वृक्षम मतलब वृक्ष, तद रसायनम मतलब रसायन। प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीय प्रशमे मतम। ठीक है, तो प्रायः मतलब वृक्ष तद वृक्षम तद रसायनम, इस डिवीजन को वो कहते हैं कि ये प्रायः है। प्रायः मतलब प्रायः शब्दो विशेषार्थो उभयम ही उभयार्थकृत, मतलब ये ज्यादा करके जो स्वस्थ ऊर्जस्कर ड्रग हैं वो शरीर में स्वास्थ्य और ऊर्जा बढ़ाने का काम ज्यादा करेंगे, वेरेज जो आर्तस्य रोगनुत या व्याधि प्रशमन वाले जो ड्रग्स हैं वो दोषों पे ज्यादा काम करेंगे, बढ़े हुए दोषों पे ज्यादा काम करेंगे। लेकिन प्रायः का मतलब ये भी इसका काम थोड़ा बहुत करेगा और ये भी इसका काम थोड़ा बहुत करेगा। ठीक है, समझ में आया? स्वस्थ ऊर्जस्कर भी आतुरस्य व्याधि प्रशमनम या आर्तस्य रोगनुत वाला काम करेगा, और आर्तस्य रोगनुत वाले ड्रग्स जो हैं वो भी स्वास्थ्य और ऊर्जस्करम का काम करेंगे। लेकिन ज्यादा कौन सा ड्रग काम करता है? अब जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा इज अ रसायन। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा increases immunity more than it decreases any other दोष, तो इसीलिए वो रसायन द्रव्य है। लेकिन वही आप सर्पगंधा देखो, सर्पगंधा दोषों पे ज्यादा काम करती है, वो स्वास्थ्य और ऊर्जा ज्यादा नहीं बढ़ाती, तो इसीलिए वो अलग कैटेगरी में चली जाती है। अश्वगंधा सर्पगंधा से भी स्वस्थ ऊर्जस्कर होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जितना अश्वगंधा से होता है। या फिर टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, हमने किसी भी ड्रग का रेशियो ले लिया कि भाई ये स्वस्थ ऊर्जस्कर का इसका कितना है, रेशियो टू
आर्तस्य रोगनुत। तो अगर ये 9/1 वाला रेशियो है, 9:1 या 7:3 का रेशियो है, तो ये क्या बना, ये ड्रग जो है ये स्वस्थ ऊर्जस्कर बना। लेकिन अगर ये ही रेशियो इसका 3:7 है, तो ये आर्तस्य रोगनुत वाला ड्रग बना। तो अब समझ में आ गया आप सबको कि स्वस्थ ऊर्जस्कर वाले ड्रग्स भी, रसायन वाले ड्रग्स भी आर्तस्य रोगनुत का काम करते हैं, और आर्तस्य रोगनुत वाले ड्रग्स भी रसायन का काम करते हैं। लेकिन रसायन अध्याय में हम मतलब चरकाचार्य ने सिर्फ वही ड्रग्स बताए हैं जो रसायन का काम ज्यादा करते हैं। तो प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रशम्येमतम, मतलब प्रायः ये क्या करते हैं, जो स्वस्थ ऊर्जस्कर हैं वो शरीर को अच्छा रखने का काम करते हैं, और दूसरे जो हैं आर्तस्य रोगनुत वाले, आर्तस्य रोगनुत वाले जो हैं वो दोष को, बढ़े हुए दोषों को प्रशमन करने का काम करते हैं। प्रायः शब्दों विशेष अर्थो उभयम उभयार्थकृत, मतलब वैसे देखने को जाएंगे तो दोनों भी दोनों काम करते हैं, लेकिन प्रायः शब्द विशेषार्थो, जिसमें विशेष रूप से जो काम होता है उस ड्रग को या उस हर्ब को उस कैटेगरी में डाला है। जैसे अश्वगंधा को रसायन बताया है और सर्पगंधा को व्याधि प्रशमनम औषध बताया है। सर्पगंधा को रसायन में नहीं लिया गया क्योंकि उससे व्याधि कम होना ज्यादा दिखता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ भी, एनी डाउट? ओके, तो चलो, what we will do is we will clear this and we will go to the next one. अब भेषज के प्रकार तो उन्होंने बता दिए, स्वस्थ ऊर्जस्कर और किंचित आर्तस्य रोगनुत, मतलब व्याधि प्रशमन वाला और स्वास्थ्य ऊर्जा बढ़ाने वाला। तो वैसे ही जैसे भेषज है वैसे अभेषज भी होगा। तो अभेषजम च द्विविधम बाधनम सानुबाधनम। अभेषज दो प्रकार का होता है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं, थियरी में नहीं पूछे, वाइवा में जरूर पूछ सकते हैं। अभेषज दो प्रकार का होता है, बाधन और सानुबाधन। बाधन मतलब जो लेने से तुरंत नुकसान हो, जैसे शराब मैं ले लिया मैंने, तुरंत मुझे चढ़ गई, तुरंत मुझे उल्टी होने लगी, तुरंत मुझे चक्कर आके गिरने लगी, तो दैट इज बाधन। बाधन मतलब जो तुरंत बाधा डाले, दैट इज बाधन। और अनुबाधन मतलब तुरंत कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये जो पॉइजन है ये बैठा रहता है और आगे जाके तकलीफ करवाता है। इफ द lecture gets over, please don't log in again for 5 minutes, we will take it next time. तो अभेषज दो प्रकार का, बाधन और सानुबाधन। बाधन can be compared with acutely toxic drugs or acutely toxic substances. सानुबाधन can be compared with chronically toxic substances. अभेषजम इति ज्ञेयम विपरीतम यद औषधात्, मतलब औषध के विपरीत गुण का, औषध के विपरीत जो शरीर में लक्षण पैदा करता है वो अभेषज है। तद सेव्यम निःसेव्यम तो प्रवक्ष्यामि यद औषधम, अभेषज का सेवन नहीं करना चाहिए, औषध का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ हम रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।